भाई थम जा, सबसे बात करूंगा। ए भाई डॉक्टर सुनो भाई, देख जितने भी मरे हुए पैसेंजर हैं सबकी शिनाख्त होगी, उनमें सुसाइड बॉम्बर होंगे। जनाब हमने देखा था, 2 मुसाफिर थे, हमारे बच्चों के बगल सीट पर बैठे थे। सामान रख करके वो नीचे को लेने के लिए उतर गए, फिर शायद वो ऊपर नहीं चढ़े। जनाब हमारे 5 बच्चे थे, सबका चितड़ा उड़ता। चेहरा याद है? चेहरा याद है? मैं सच हूँ। ऑपोजिशन का प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे मैडम। मैं कम इन मैडम? गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून सर। स्वामी, मुझे समझौता एक्सप्रेस की डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट सर शाम को आपके टेबल पर होगी। रिसेंट टेररिस्ट अटैक्स एंड कॉन्सिक्वेंट कैजुअलिटीज के बारे में आप क्या जानते हैं? 7 मार्च वाराणसी संकट मोचन हनुमान मंदिर पे आतंकवादी हमला हुआ था। 2 घंटे बाद वाराणसी कैंट एरिया में भी हमला हुआ था। टोटल 14 लोग मारे गए थे और तकरीबन 100 लोग घायल हुए थे। जैसे मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इलाहाबाद से वहीउल्लाह और बागपत यूपी से मोहम्मद जुबैर ने मदद की थी। 29 अक्टूबर 2005 नई दिल्ली दिवाली के दिन सरोजिनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से एक्सप्लोजन्स। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली थी। तारिक अहमद, दार मोहम्मद, हुसैन फाजिल और रफीक कस्टडी में है। हुजैफा और राशिद को एनकाउंटर में मार दिया गया और बाकी 3 फरार हैं। राष्ट्रीय सेवा पंथ हेडक्वार्टर्स नागपुर में हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया था। लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को पुलिस ने आरएसपी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने से पहले। तो आपका कहना यह है कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? जी सर। नो सर, आई मीन सारे मुसलमान नहीं, पर आपकी रिपोर्ट तो यही कह रही है। Are your sources of information credible? मैडम ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेट और इंटेलिजेंस ब्यूरो से आती है। इसमें नांदेड़ आतंकवादी हमले के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्यों? इस पर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं जांच पड़ताल करूंगा। आप जानते हैं नांदेड़ आतंकवादी हमला किसने करवाया था? जरूर देखिए और हमें बताइए कि टेररिस्ट का रिलीजन क्या था। Eagerly waiting. रिजवान। यस सर। नांदेड़ केस की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है हमारे पास? आई नीड ऑल द इंफॉर्मेशन। सर, पिछले साल 20 अप्रैल को नांदेड़ में एक ब्लास्ट हुआ था। समीर देशपांडे नांदेड़ का एक छोटा सा बिजनेसमैन, जिसने अपने गोडाउन में विस्फोटक रखे हुए थे। कहते हैं ये देशपांडे आरएसपी की स्थानीय मीटिंग्स में जाया करता था और जब सीबीआई ने केस संभाला तो छानबीन करने के बाद रिपोर्ट लिखी गई कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए देशपांडे ने अपने ही गोडाउन में खुद आग लगा दी थी। रूलिंग पार्टी ने उसे रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की, पर सीबीआई अपनी रिपोर्ट पर अड़ी रही। 3-4 साल से यही कहते आ रही हूं मैं, बट नो वन लिसन्स टू मी। द राइट विंग इज गोइंग टू टेक ओवर अस सून। वी हैव टू प्ले सबटली बट अग्रेसिवली। ट्रस्ट मी, मुस्लिम टेररिज्म जैसा टर्म हमें अग्रेसिव हिंदू कम्युनिटी के लिए कोइन करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जैसे इस हिंदू मेजोरिटी वाली कंट्री में कोई भी हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव पर विश्वास करेगा। Then make them believe. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच समझौता होने के महज 1 दिन पहले ये सब 68 में से 44 पाकिस्तानी मारे गए। वो कह रहा है ना, सॉरी छुपा नहीं कि वाशिंगटन और लंदन ये समझते हैं कि सब चीजों में हमारा ही हाथ है। सर, मुश्किल यह है कि इन बेवकूफ जिहादियों और मौलवियों की इस्लाम को लेकर छोटी और तंग सोच खत्म ही नहीं होती है। आज के बाद कश्मीर के अलावा किसी भी दहशतगर्दी हमले को अंजाम देने से पहले हमारी इजाजत लेनी होगी। पैरों की जुत्ती सर पे नहीं रखी जाती। हुजूर, एक छोटा सा मशवरा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। फरमाइए। सर,
एक तरफ हफीज सईद हैं जिन्होंने ये हमले करवाए हैं और उनके साथ जुड़े हुए उन तमाम जिहादियों का ये मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कभी समझौता नहीं हो सकता है। और उसके ऊपर से जब से हमने हिंदुस्तान से ये अमन वगैरह की बातचीत की है तो वो बात उन्हें बहुत पूरी तरह से चुभ गई है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान प्रो टेररिज्म है और वो उनको स्पॉन्सर भी करता है। उनका मानना है कि दुनिया में अगर कोई आतंकवादियों के लिए एक महफूज ठिकाना है तो वो है पाकिस्तान। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की काफी बदनामी हो चुकी है सर। लेकिन इस बदनामी को हम नेकनामी में बदल सकते हैं हुजूर। मतलब हमला कोई भी हो और कहीं भी हो, लेकिन सबसे पहले लाशों के साथ गिना जाता है उनका मजहब, उनकी शरीयत। और इस धमाके में 68 में से 44 पाकिस्तानी मारे गए हैं हुजूर। बेशक तमाम दुनिया हिंदुस्तान को अमन फरोश, टॉलरेंट, न्यूक्लियर, इंक्लूसिव, सेक्युलर, स्पिरिचुअल कहे, और जब मजहब की बात आती है तो उनके यहां भी ये कट्टरपंथी पैदा हो जाते हैं ना। मस्जिद तोड़ दी उन्होंने हमारी हुजूर, तो ये एक ट्रेन की बोगी की तो औकात ही क्या है। मुझे तो लगता है कि हेडलाइंस कुछ ऐसी होनी चाहिए, 44 पाकिस्तानियों की 44 मासूम पाकिस्तानियों की मौत के जिम्मेदार हैं ये कट्टरपंथी हिंदू। अगर हम खामोश रहे तो पूरी दुनिया ये मान लेगी कि हमला पाकिस्तान ने करवाया है। इसलिए हम लोगों को ये नैरेटिव चेंज करना बहुत जरूरी है। हमें ये कहना होगा कि पाकिस्तान तो अमन के नुमाइंदों को हिंदुस्तान भेज ही रहा था कि इन कट्टरपंथी हिंदुओं ने हमारे लोगों को बेरहमी से खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं ना, नैरेटिव तो बदलना होगा। अल्फा और डेल्टा से कनेक्ट कीजिए, पर ख्याल है ये कॉल पाकिस्तान की सरजमी से नहीं होनी चाहिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से ड्राई फ्रूट सेलर बोल रहा हूँ। अल्फा के लिए एक बिजनेस प्रपोजल है, मीटिंग फिक्स करनी है। नहीं, बिजनेस प्रपोजल बड़ा है तो मीटिंग भी जल्दी ही फिक्स करनी होगी, एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल आप उनको मेरा मैसेज दे दीजिए, मैं जगह और टाइम आपको अगले कॉल में बताऊंगा। थैंक यू। आपको अपनी छोटी बेटी के निकाह में बुलाने के लिए फोन किया है, आपको आना ही होगा। जी, एड्रेस और इनविटेशन के साथ सब भेज रहा हूं मैं आपको। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेहमान भी निकल चुके हैं, बस आप ही का इंतजार है। जी निकल पड़िए आप, मैं इंतजार करता हूं। टेल मी अशफाक। सर, पिछले हफ्ते इस्तांबुल में मैं अल्फा से मिला था, उन्होंने आपको सलाम भेजा सर। आई डोंट ट्रस्ट दिस।
तुम्हें याद होगा अशफाक, पिछले दिसंबर में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था 2 बार। सर जो भी साजिश में शामिल था उनमें से किसी को बख्शा नहीं गया। 12 ऑफिसर्स के कोर्ट मार्शल हुआ था। They were convicted and hanged, sir. I was sure इसमें इंडियन एजेंसीज का ही हाथ था। सदियां गुजर जाएंगी मगर ये कारगिल वॉर की जिल्लत कभी नहीं भूल पाएगा हिंदुस्तान। सर दुनिया को तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान कारगिल की जंग जीत गई सर। माय फुट। अगर ऐसा होता तो पीएलपी इलेक्शंस हार नहीं जाती। अगर शरीफ ने यूएस के सामने घुटने नहीं टेके होते तो आज बात कुछ और ही होती है। ये शरीफ की एक गलती की वजह से पाकिस्तानी आर्मी की मेहनत, मशक्कत और कुर्बानियां जाया हो गई। सर इस वक्त कारगिल पे डिस्कशन करना बेकार है सर। सबको जो दिखाया गया है वही सच माना जाएगा। इंडिया विल हैव टू ब्लीड। कर दिया सर। तो बताइए क्या खिदमत करें आपकी जनरल साहब? हिंदुस्तान में जैसे हालात है आपकी और आपकी पार्टी के, सोच रहे हैं खिदमत तो हमें आपकी करनी चाहिए। सुनने में आया है काफी मुश्किलें आ रही है इस पर, और आपकी तरह हम भी नहीं चाहते कि मजहब के सियासी खेल में कोई कट्टर हिंदू पार्टी जीत जाए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों के लिए मामला बिगड़ जाएगा। जनरल साहब, लोगों का नजरिया बदल रहा है क्योंकि आए दिन आप आतंकवादी अटैक करवाते रहते हैं। कब तक संभालेंगे हम? हाँ, जब तक कश्मीर का मसला था ठीक था, लेकिन अब देश के हर छोटे बड़े शहरों में धमाके हो रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर एक हिंदू हर एक मुसलमान पर शक कर रहा है। जनाब हम जानते हैं आपकी पार्टी की लॉयल्टी पर लोग सवाल उठा रहे हैं, मगर मेरा यकीन मानिए समझौता एक्सप्रेस हमले में पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं था। जनरल साहब, आपने वो कहावत सुनी है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 30 साल की सियासत और सरकार में ये बाल ऐसे ही नहीं झड़ गए। हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना, वो भी बताएगा कि आईएसआई क्या करता है। तो उनसे ये भी पूछिएगा कि समझौता एक्सप्रेस में हिंदुस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी कैसे मारे गए। तो क्या पाकिस्तान खुद अपने ही लोगों को मार रहा है? जनाब हमारे यहाँ के 5वीं क्लास के बच्चों से भी यही सवाल पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि हिंदुओं ने ही हमला किया है। जरूरत ये है कि आपके यहाँ के बच्चे भी यही जवाब दें। आखिर यही बच्चे आगे चलकर आपको वोट करेंगे। 18% वोट का सवाल है जनाब। हेडलाइंस कुछ ऐसी भी तो हो सकती है। हिंदू टेरर किल्स 44 इनोसेंट पाकिस्तानी सिटीजन्स ऑन समझौता एक्सप्रेस। तो बताइए क्या है आपका बिजनेस प्रपोजल? सियाचिन के पॉइंट को रखकर तुमने बहुत अच्छा किया अशफाक। वैसे भी वेस्टर्न वर्ल्ड सियाचिन को लेके काफी दबाव डाल रहा है और बुश ने भी कैटेगोरिकली इसी बात को दोहराया है। और अब ये समझौता ब्लास्ट का मसला। सर मसले को हल करने के लिए हमें ये साबित करना होगा कि हिंदुस्तान में जितने भी दहशतगर्दी हमले होते हैं उनके जिम्मेदार मुसलमान नहीं बल्कि खुद हिंदू होते हैं। एंड आई एम श्योर लेफ्ट विंग इस नैरेटिव को सुनने के बाद खुद हमारी इस नैरेटिव को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन इस नैरेटिव को तुम मैनिपुलेट कैसे करोगे? आपके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी चैनल मुसलमानों को जो तालीम दे रही है,
हम उसका इस्तकबाल करते हैं। अब बस आपका एक ही काम है, हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को यकीन दिलाना कि हिंदुस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनके जिम्मेदार खुद हिंदू होते हैं। जब तक ये हिंदू टेरर नैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सामने नहीं आता, तब तक आपको बस यही काम करते रहना है। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा जनरल साहब। एक बार फिर से इस्लाम हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा। इसकी क्या जरूरत थी, काम तो हो ही जाता। काम तो होना ही है हजूर वाला, ये तो मोहब्बत है। शुक्रिया। पर ख्याल रहे, इन सब में कहीं भी पाकिस्तान विलन नहीं बनना चाहिए। सर, विलन तो इंडियन आर्मी का एक अफसर बनेगा, कट्टर हिंदू। बस इस ब्लास्ट में उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाना बेहद जरूरी है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करीमुल्ला जी। दंगों में सब गंवा चुका हूँ आपा। जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे अपना जलता हुआ घर, मेरे जलते हुए बच्चे और बीवी दिखाई देती है। उनकी चीखें कानों में गूंजती हैं आज भी आपा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उनकी याद भुलाने के लिए चचा जान की सिफारिश से कश्मीर चला गया था, लेकिन परिवार की यादें शायद मेरे साथ ही दफन होंगी। वडोदरा से कश्मीर, कश्मीर से वडोदरा भाग भाग के थक चुका हूं। अब बस कहीं रुकना चाहता हूं पापा। क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर हो। खैर छोड़ो, ये बताओ काम तो सब कर लेते हो ना? जी आपा। खाना वाना पका लेते हो कि नहीं? जी आपा। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बेटा बीच बीच में फोन कर लिया करो बेटा, बहुत दिन के बाद तुमने किया है। अब तुम बताओ, अब लंदन का मौसम कैसा है? डॉक्टर साहब हैं। थोड़ा जोर से सांस लीजिए। ये 2 दवाई हैं, एक सुबह एक शाम जी दे दीजिएगा। आप ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? नहीं, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब बोले चिंता कोई बात नहीं है। बेटा अगर तुम ना मेरे पास होते तो इस बीमारी में मेरा कौन ख्याल करता। मेरा बेटा तो है लेकिन इतना दूर परदेश में कि मैं जा भी नहीं सकती। क्यों आपा? आप क्यों नहीं जा सकती वहाँ? अरे बेटा
मेरे लंदन का वीजा 3 महीने से फंसा हुआ है। कैसे जाऊं? गुड इवनिंग सर। यस सर, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सर यूके का एक वीजा करना है, अर्जेंट है। आपका वीजा लग गया। मेरा वीजा? आप लंदन जा सकती हैं। ये तो सच कह रहा है? मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है। करीमुल्ला, तुझे क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? आप यहाँ आपके साथ रह के मुझे लगा कि मुझे मेरी अम्मी मिल गई। अब आप भी चली जाएंगे। इधर इधर आना। पागल, ये सब क्या बोल रहा है, हैं? कल तक तो बड़ा खुश था और अब इतनी मायूसी। ना, अच्छा एक बात बता, कश्मीर जाएगा? बता ना। शुक्रिया बासित। फातिमा भी, सलाम वालेकुम। मैं करीमुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। सफर कैसा रहा? जी अच्छा था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। आपा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, कहती है बहुत ही उम्दा खानसामा हो, खाना बहुत अच्छा बना लेते हो। जी वो तो आपा की मेहरबानी है। बड़ोदरा में मेरा एक होटल था जो दंगों में जला दिया लोगों ने। ये अचार भेजा है आपके लिए। जी। जुम्मन, जी आया। ये करीमुल्ला है। सलाम अलैकुम। घर का सारा काम भी समझा देना। जी जी शुक्रिया। लाइए दें अपना सामान दें। ये रहा आपका कमरा, ठीक है? जी शुक्रिया। जुम्मन, वैसे आपा ने तो इसको परख कर ही भेजा होगा, लेकिन तुम अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना। हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, रख दो। करीमुल्ला जी, अगली बार जब अंदर आओगे तो नॉक करके आना। जी। मैं यहाँ तो 20 साल से हूँ। कश्मीर का तो यही है, ठंड ठंडी है बहुत। हाँ तुम ले लो सब्जी वब्जी यहाँ से, मैं उस दुकान से होकर आता हूँ। ले लो। सेब दे दो चाचा। चाचा ये? हाँ नहीं रखो रखो। चॉकलेट, क्या नाम है तुम्हारा? रिंशा। अच्छा।
बहुत टेस्टी है खाना। आपा यूं ही तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही थी, सच कहती थी। तुम खाना बहुत अच्छा बना लेते हो। जी शुक्रिया। करीमला, ये मुझे दो। अब सब ख्वातीन को इस्लामिक ड्रेस कोड्स पर अमल करना ही होगा। अपनी बहू बहन और बेटियों को हमें इसकी अहमियत समझानी होगी, वरना जो तेजाब के हमले हो रहे हैं उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। दुनिया में हम कहीं भी जाएं, हमें अपना मजहब भूलना नहीं चाहिए। और हमारा मजहब हमारा मुल्क ही है, और हमारा मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जानते हो ये कौन है? आप हैं आसिफा इंद्रावी। अस्सलाम वालेकुम। ये है करीमुल्ला। बेचारे के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हिंदुओं से बहुत नफरत करता है ये। नफरत करनी भी चाहिए, हर मुसलमान का हक है ये। कल हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। सामान तैयार है? हाँ, तुम्हारी चॉकलेट। खाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए रुक। नाम क्या है? जी करीमुल्ला। चल बैठ। खा ले। पानी पी ले। रावलपिंडी से मामूजान का पैगाम आया था। पैसे मलेशिया के रास्ते होते हुए हमारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। श्रीनगर में टूटे हुए बिस्किट की कंपनी डायबिटीज की वजह हो गई है। आपा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हमारे साथ है। फातिमा, मैं आज रात को श्रीनगर के लिए निकल रही हूँ, इधर सब संभाल लेना। श्रीनगर में टूटे हुए बिस्किट की कंपनी डायबिटीज की वजह हो गई है। टूटा हुआ बिस्किट माने टूटे हुए बिस्किट की कंपनी टी डायबिटीज की वजह हो गई है। नहीं नहीं
ब्रोकन बिस्किट की कंपनी बिस्किट बी कंपनी नहीं, कंपनी नहीं, की कंपनी बीबीसी। जी आपा, आ रहा हूं। अरे वाह करीमुल्ला, तू तो सीख गया यार। सामान तैयार है? पढ़ाई अच्छी चल रही? जा कहाँ रह गए थे? जुम्मन कहाँ है? अल्लाह के पास गया है। अल्लाह के पास? बड़ी मस्जिद। अच्छा ठीक है, आज ठंड बहुत है, जाकर सूखी लकड़ियों का इंतजाम करो। खाना आ जाओ। करीमुल्ला गन ले, करीमुल्ला गन ले, करीमुल्ला तुझे समझ नहीं आ रहा है, गन ले। Fire!
जनाब मैं करीमुल्ला, दरवाजा खोलिए। बाहर हिंदुस्तानी फौज का जमावड़ा है, मुझे अंदर ले लीजिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेजर अविनाश पटवर्धन, मिलिट्री इंटेलिजेंस, नॉर्दर्न कमांड। वेल डन सम्राट, वेल डन अविनाश। थैंक यू सर। गोरिल्ला वॉरफेयर को क्या कहते हो तुम मराठी में? गनीमी कावा। गनीमी कावा, राइट। पर कश्मीर से वडोदरा, फिर से कश्मीर? यस सर। दरअसल मेरा एसेट मुश्ताक, जो कि एक डबल एजेंट है, उससे जब बात हुई तो उसने बताया कि आसिफान राबी तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। ही एंड हिज फैमिली हैड सफर्ड बिकॉज ऑफ आसिफा। मुश्ताक की इन्फॉर्मेशन से पता चला कि आसिफा की सिस्टर फातिमा और मुश्ताक के बीच में एक कॉमन रिलेटिव है, वडोदरा की आपा। बस ये दूर की रिश्तेदारी काम आ गई सर। ऑथेंटिक पेपर वर्क बनवाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन तीर निशाने पे लग गया। टारगेट का कुछ पता चला? दे वर टारगेटिंग द बीबीसी इन श्रीनगर। ओह, वेल डन अविनाश। थैंक यू सर। पुणे ट्रांसफर ले रहे हो, बट मेक श्योर आवर सोर्सेस एंड इंटेल नेटवर्क रिमेन्स इंटैक्ट. हैंड ओवर एवरीथिंग टू द टीम. श्योर सर. या अक्षवंत. खूप भूक लगी आहे. पटकन हातपाय धुवून घे. तुझ्यासाठी वरण भात आणि बटाट्याची भाजी केली. चला बाबांना वाढूया ना. चल. कशी आहेस तू? एकदम मस्त. रेडी? अच्छे से पढ़ाई कर. शाम को ट्रैकिंग के लिए जाएंगे. कहाँ? सिंहगढ़. प्रॉमिस? प्रॉमिस. पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस. आह, मस्त. 5 महीनों के बाद पहली बार चैन की नींद सोया हूं. स्वर्ग सुख. 5 महीने तुम्हारे लिए अभी, हमारे लिए 152 दिन 17 घंटे. कभी सोचा है हम पे क्या बीतती है? हम में से कोई भी एक भी दिन ठीक से सो नहीं पाया. ना कनेक्शन, ना कांटेक्ट. ऐसे हर मिशन पे तुम्हें क्यों चुना जाता है? राधा, तुला तर माहिती आहे ना. हाँ हो माहिती है ना, माहिती है. रणभूमि सिर्फ वीरों को चुनती है. बट यू नो व्हाट, उन वीरों के बिना उनका घर भी रणभूमि से कम नहीं होता. अनु, इस मिशन के बारे में जितनी जानकारी मुझे थी शायद ही किसी और को होगी. इसलिए तुम्हारा जाना जरूरी था. I know. हमेशा यही होता है. नहीं, इस बार कारण थे भाटिया सर. कश्मीर में उनसे बहुत कुछ सीखा था. भाटिया सर gave his life to these. वैसे मेरे पास ऑप्शन था मिशन पे न जाने का. मेरे कमांडिंग ऑफिसर को पता था कि बाबा का देहांत हुआ था. उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि मिशन में कोई और भी जा सकता है. पर देश के आगे कोई नहीं. I'm sure Baba is proud of you. So am I. थैंक यू. मैं सब इसलिए कर सका क्योंकि तुम यहाँ सब कुछ संभाल लोगी, ये मैं जानता था. और कल जब सबके चेहरे पर मुस्कान देखी तो समझ आया कि तुमने यहाँ कितनी बड़ी जंग लड़ी होगी. तुम मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो. हाँ, बस क्रेडिट दे सकते हो. एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. अरे थोड़ा एक सेकंड थोड़ा थक गई हूँ मैं. अच्छा. Indian Army is not known for having officers who are terrorists.
हिंदू टेरर वाले नैरेटिव को हिंदुस्तानी लोग उतनी तवज्जो नहीं देंगे जितनी कि तुम दे रहे हो। सर, ये अविनाश पटवर्धन की फाइल है। परसों से हमारे रास्ते का कांटा बना हुआ है। ब्लडी पेट्रियट। सर, कई सालों से हमारे रेडार पर है और कश्मीर में हमारे मंसूबों पर पानी इसी ने फेरा था। आजकल इसकी पोस्टिंग पुणे में है सर। Ashfaq, do whatever it takes. But understand one thing. हिंदुस्तान में 9/11 से भी बहुत बड़ा हमला होना चाहिए। इतना बड़ा कि हिंदुस्तान ताउम्र इसे याद रखे। इंडिया must bleed. Sir, I'll take your leave, sir. समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अजमत अली को आज पुलिस ने हरियाणा के रेवाड़ी गांव से अरेस्ट किया है। May I come in, sir? Avinash, come. I've heard a lot about you. Good to see you in person. Thank you, sir. Please. So how does it feel to be back home? Fantastic, sir. Honestly, I feel every part of my country is my home. Well said. अविनाश, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स हमारे सदर्न कमांड इलाके में एक्टिव है। आर्मी कमांडर को इस बात की बड़ी फिक्र है। अविनाश, you have to carry on your good work from Kashmir. Yes, sir. I will give you my most trusted and experienced officer, Rakesh, to assist you. Good morning, sir. Welcome to Pune Southern Command Liaison Unit. Thank you. मेरे शहर में मेरा स्वागत करने के लिए। आपके बारे में बहुत सुना है सर। आपके अंडर काम करके बहुत मजा आएगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मुझे भी मजा आएगा। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। राकेश, जितने भी पुराने लोकल कॉन्टेक्ट्स हैं सबको टैप करना शुरू करो। हमें ग्राउंड लेवल पे उतर कर अपने एसेट्स तैयार करने होंगे। श्योर सर। कम। कमलेश थे हमारे इस मिशन के प्रेसिडेंट होंगे और मैं इस मिशन का एडवाइजर और कंसल्टेंट रहूंगा। हमारे सभी एसेट्स को इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठा करते हैं वो सिखाया जा रहा है। थैंक यू सर। सबको एक सिक्योर नंबर दिया गया है ताकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ फ्रीली शेयर कर सके और हमारे इस मिशन का नाम होगा अभिनव भारत। अभिनव भारत, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ वीर सावरकर। लेकिन अविनाश, इससे दिल्ली में बैठे कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगेगी। एनीवे, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सर।
आज की मीटिंग बहुत खास है। एक ऐसा जिहादी ऑपरेशन प्लान करने जा रहे हैं जो कश्मीर मुद्दे को दुनिया के सामने फिर से लाए। कारगिल के बाद दुनिया कश्मीर को भुला चुकी है, वरना पैलेस्टाइन की तरह इट विल बी अ लॉस्ट कॉज। इमाम साहब, आप जिहादी एलिमेंट से डील करेंगे। रूबिया एसएसपी लाहौर रह चुकी हैं, वो आपको इस ऑपरेशन में असिस्ट करेंगी। एंड मेक श्योर हमारी किसी भी एजेंसी का नाम नहीं आना चाहिए। मलिक साहब, आई नीड अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस एज सून एज पॉसिबल। सर थोड़ा वक्त लगेगा, बारीकी से सब कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। Great then. You can have all the resources you need. But just don't ask for the moon. इजाज साहब, इस ऑपरेशन में आपके तजुर्बे की जरूरत पड़ेगी हमें। बिल्कुल अशफाक, हम तो मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हमेशा से ही तैयार हैं। जमीला पारकर जो हमारे सर्विलेंस में थी, अभी पिछले हफ्ते मालेगांव में इन नक्सल लीडर डॉक्टर विष्णु से मिलने आई थी। डॉक्टर विष्णु इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। गवर्नमेंट ने 3 करोड़ का इनाम रखा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? ताज्जुब की बात तो ये है अविनाश, ये दोनों किसी और के कहने पर मिले थे। मतलब किसके? डॉन सोर्सेस के मुताबिक आईएसआई ने उसे भिजवाया था। उसी रात को मीटिंग खत्म की तो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान वापस चला गया। Can't believe this. Confirmed lead, Avinash. Can I make a call? Sure. इस्लामिक स्कॉलर हैं मौलवी साहब, लाहौर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और अब लश्कर-ए-तैयबा दुनिया की सबसे खतरनाक गिरोह में से एक है और अलकायदा से ज्यादा दूर नहीं है अभी। और अभी हाल ही में इन्होंने जो मुंबई में ट्रेन धमाके करवाए हैं उसकी वजह से $10 मिलियन का इनाम है इनके साथ। हफीज सईद इज नोन नाउ एज ए इंटरनेशनल टेररिस्ट। चलिए कहीं नाश्ते के लिए रुक जाते हैं। सर हम ऑलरेडी लेट हैं जनाब। हाँ तो थोड़ा इंतजार करवाते हैं उन्हें, उनकी औकात का एहसास रहना चाहिए उन्हें। सर अविनाश सर, द मैन ऑफ द आवर। लगता है आप हमारा डिपार्टमेंट बंद करवा कर ही मानेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए थी वो तो आप उड़ा ले गए। I'll take that as a compliment. इसमें सारी डिटेल्स हैं। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन अविनाश, वी विल टेक इट फ्रॉम हियर। जस्ट वन रिक्वेस्ट, मैं चाहता हूं कि आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ शेयर करें कि ये इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसे रन किया जाता है। अगर आप कहें तो आपके कमांडिंग ऑफिसर से बात करें। द प्लेजर विल बी माइन। फैंटास्टिक। अब्दुल, आप गाड़ी के पास खड़े रहिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम हफीज। कैसे हैं? आपकी मेहरबानी से जिंदा है। खैर, ये है रूबिया मैडम जो हमारे साथ काम करती है। आप हैं जकीर रहमान लखवी, हमारे चीफ ऑपरेशंस कमांडर, और एलईटी के सारे कैंप्स की देखभाल यही करते हैं। लखवी, मैं इमाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। और आप हैं जनाब साजिद मीर, कंप्यूटर एक्सपर्ट। मुरीद के कैंप के इंचार्ज यही है। और हाँ, फॉरेन जिहादियों की सारी रिक्रूटमेंट यही करते हैं। माशाल्लाह। चलिए आइए। हफीज साहब, हमने वो फंड्स ट्रांसफर किए थे, मिले आपको? जी जनाब, उसी से तो ये सारा चल रहा है। अगला फंड ट्रांसफर होते ही उसकी गारंटी नहीं है। अगले फंड की ट्रांसफर की कोई गारंटी नहीं है। क्यों जनाब, कोई गलती? बहुत बड़ी। पाकिस्तान हाई कमांड नाराज है आपसे।
समझौता एक्सप्रेस में धमाके करने से पहले इत्तला क्यों नहीं दी आपने? कश्मीर पर तवज्जो नहीं है आपकी, दिल और दिमाग कहाँ है? देखिए जनाब, हिंदुस्तान से समझौता यानी बुजदिली, इसका जवाब उन्हें देना बहुत जरूरी था। क्या बात है, वाह! फिलोसफी भी आप ही करेंगे? आप जिहादी हैं और आपका काम है बम फोड़ना, आतंक करना, लोगों को मारना, बस। पॉलिटिक्स हम संभालेंगे। अरे खास बात तो है। हफीज भाई। जी जनाब। क्या है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है। इस बार हम पार्लियामेंट अटैक से भी बड़ा अटैक कर सकते हैं, उतनी तैयारी है हमारी? नहीं, उससे भी बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि पार्लियामेंट ही नहीं पूरा हिंदुस्तान हिल जाए। जनाब, आपका हुक्म हमारे सराखों पर, और अल्लाह के इस नेक काम में अगर हमारी भी थोड़ी नाक ऊंची हो जाए तो और अच्छा। दिल और दिमागी तौर पर जुनूनी पागल टाइप के 40 जिहादी तैयार करवाइए आप, और एक हिंदू पंडित का भी इंतजाम करके रखिएगा। ठीक है जनाब। एक बात बताइए आप, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी आप गुस्से में मुझे ही बम नहीं उड़ा देंगे? क्या बात कर रहे हैं इमाम साहब। अल्लाह हाफिज। The survey numbers again have gone down to the drains. हमने हमारी पिछली मीटिंग में कुछ एजेंडा सेट किया था, उसका क्या प्रोग्रेस है? हम माइनॉरिटी लीडर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इन माइनॉरिटीज पर जो जुल्म हुए हैं उन्हें बाहर लाने की कोशिश जारी है। और हाल ही में जो ब्लास्ट हुए हैं, जैसे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, समझौता ट्रेन, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर शरीफ ब्लास्ट, उन्हें जिहादियों ने अंजाम नहीं दिया है। हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक कुछ कट्टर हिंदू दलों का हाथ हो सकता है। हम उन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर जुबैर नायक से भी इस बारे में मेरी बात हो रही है। मैडम, आई हैव स्पोकन टू चर्च लीडर्स एंड मुस्लिम लीडर्स इन, वो लोग तैयार हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, हिंदूज एलिनेट हो जाएंगे। मैडम, हम लोग सोच रहे थे कि एक ऐसी नेशनल एजेंसी क्रिएट करें थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो हमें अथॉरिटी देगा टू इन्वेस्टिगेट ऑल द टेरर केसेस। We have to act upon this. Change the narrative. But remember, only this narrative can save us. हिंदू समझते हैं कि उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। ये सरासर झूठ है, बकवास है। उसके जिम्मेदार खुद हिंदू होते हैं। So according to your sources, Ranvijay Singh and Dr. Zubair Naik were in Istanbul a few months ago meeting top brass of Pakistan High Command? Yes, sir. डॉक्टर जुबैर नाइक ISI का एजेंट है, ये बात पहले से ही पता थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से there is definitely a pattern emerging. मुझे लगता है कि हमें 24/7 इनके ऊपर सर्विलेंस रखनी शुरू कर देनी चाहिए। ओके, कुछ बड़ा पकड़ा है अविनाश। नो नीड टू वरी सर, इन्हें पकाने दीजिए, परोस हम देंगे। परफेक्ट। वन मोर थिंग अविनाश, आर्मी हेडक्वार्टर से अरेबिक कोर्स के लिए आपके डिटेलमेंट आ चुके हैं। बाकी की सारी डिटेल्स आप ऑफिस से ले लीजिएगा। ओके सर। और हाँ, अभिनव भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे तुम हैंडल करो। यस सर। ऑल द बेस्ट। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, सिमेटिक जुबानें जैसे कि अरेबिक और हिब्रू राइट से लेफ्ट में लिखी और पढ़ी जाती है। इनको पढ़ने के लिए दिमाग के लेफ्ट साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। राइट, नॉट राइट, लेफ्ट साइड। आई मीन यू आर राइट सर। सर मैं सर। हाँ हाँ जी सर। सर बिना फंडिंग के काम नहीं हो पाएगा सर। गुड इवनिंग सर, कैसे याद किया? गुड इवनिंग अविनाश। सही, इस बार काफी डोनेशंस आए हैं। कुछ बड़ा सोचना होगा। जितनी भी फंडिंग आई है सब अपने भारत के मिशन में लगाते हैं। मीटिंग रखिए नासिक में।
I think you should try and come. Sure, sir. कैसे हैं सर? हाँ ठीक हूँ। कैसे फोन किया? वो जो शादी में पटाखे फोड़ने वाला आया था, पड़ोसी उसे वापस अपने घर बुलाना चाहते हैं। ऐसे कैसे होगा? जब चाहे भेज दिया, जब चाहे वापस बुला लिया। मेहमान की थोड़ी खातिरदारी तो होने दो। सर, पड़ोसी चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों में किसी भी सूरत हाल में पटाखे वाला घर वापस आ जाए। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। 18 फरवरी 2007 में हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी को आज बेल दे जा चुकी है। कहा जा रहा है कि कोई ठोस सबूत न होने की वजह से हाई कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया है। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? आने में कोई मिस्टर हैडली, मिल लिया आप ऑफिसर से? लखवी, मीर और यह है रूबिया मैडम। दाऊद सईद गिलानी अमेरिकन पासपोर्ट होल्ड करते हैं और वहां के लोगों के बीच में डेविड हैडली के नाम से फेमस हैं ये जनाब। ब्रिगेडियर साहब का फोन आया, कह रहे थे कि इस बार कुछ बड़ा करना है। हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान के दौरे पर जाएं और वहां का मुआयना करें और जरूरत पड़े तो बार बार जाएं, लेकिन हमें एक ऐसी मशहूर जगह ढूंढ के दें ट्विन टावर की तरह, जहां अमूमन ज्यादातर भीड़ ही भीड़ रहती हो, और सिर्फ हिंदू नहीं, यहूदी, अमेरिकन, पर्शियंस, आई मीन जितनी ज्यादा से ज्यादा कौमें होंगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो एक मिनट, तब जाकर कश्मीर के मुद्दे को ग्लोबल अटेंशन मिली। राइट। सर, सर, बोलो बोलो बोलो। ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन पीछे लगी हुई है। सीआईए कुछ ही दिनों में केस अपने हाथ में ले लेगी। अगर आप कुछ ठीक है, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल आप अपनी मुरक्कन बीवी को तलाक दे दें। सीआईए के सामने आपका अगला पिछला सारा चिट्ठा खोल चुकी हैं वो। चलिए, अल्लाह हाफिज। दाऊद जी, भाभी जान को मेरा सलाम कहिएगा। माशाअल्लाह इनकी बीवी बहुत खूबसूरत है। मेरा इतना गुस्सा क्यों? अब गोली तो चला नहीं सकता ना। ये कमबख्त आईएसआई वालों ने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को ड्राइवर बनाकर रखा है। ठंड रख, पी ले। मेरे लिए तोहफा लाया हूँ अफगान से, एक्सपोर्ट क्वालिटी के अफगानी चिलगोजे। कहाँ भिजवा रहा है? अपना तो वही है, ट्रक में भर के सूखे हुए वाघा चेक पोस्ट के रास्ते अमृतसर को रवाना कर देते हैं। दिवाली आ रही है ना वहाँ। इस बार सूखे में वही नहीं, बहुत से तोहफे भिजवाना चाहता है आईएसआई, वो भी नमक के रास्ते। इस बार पड़ोसियों के यहाँ बड़ी धमाकेदार दिवाली होगी, सुना है मैंने। जैन सर। क्या अविनाश, आर यू वाचिंग द न्यूज? नो सर, क्या हुआ? जस्ट स्विच द टीवी ऑन। ओके। We have to interrupt this broadcast for this breaking news. Blast at 5 different locations in Delhi. जी हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली के 5 अलग अलग इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं। पांचों ब्लास्ट कुछ ही मिनटों के अंतराल में किए गए हैं। करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश से खबर आ रही है कि दिन दहाड़े ये ब्लास्ट हुए हैं। इन बॉम्ब्स को अलग अलग जगह प्लान किया गया था। हमारे सूत्रों के मुताबिक अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
भगवा, केसरिया या सैफरन एक रंग है, लेकिन अब इसी रंग पर राजनीति होने लगी थी। हिंदुस्तान में पहली बार अब भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ा जाने लगा था। भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर। और हम इसे भगवा आतंक कहते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, ये भगवा आतंक इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है। देखिए, इनिशियल इंक्वायरी में ये सामने आया कि इसमें अल हदीद का हाथ है और उन्हें लश्कर तैयबा या इंडियन मुजाहिदीन ने मदद की थी और सऊदी से फंडिंग आई थी। अली हदीद? पाटिल साहब, आप समझ नहीं रहे। आप जिन आतंकवादी ग्रुप की बात कर रहे हो, उनका तो नाम ही किसी ने नहीं सुना। सोर्सेस के मुताबिक दिल्ली मालेगांव ब्लास्ट के पीछे कुछ कट्टर हिंदू एलिमेंट्स हैं। ऐसे ब्लास्ट करवा कर ये कट्टर हिंदू मुसलमानों और हमारी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। पाटिल साहब समझिए, समस्या जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मैडम चाहती है कि एटीएस को इन्वेस्टिगेशन सौंप दिया जाए। यस सर। कैसे हैं करमलकर साहब? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। यस सर। केवळ आपण केस सॉल्व्ह केल्यात ना, त्याची सगळी फाईल याच्यामध्ये. गुड मॉर्निंग सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर. सर ये अब तक की गई इन्वेस्टिगेशन की फाइल है. अली हदीद इसमें इन्वॉल्व है. 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है. बाइक किसके नाम पर रजिस्टर थी? सर कोई साध्वी विद्या के नाम पर रजिस्टर थी. धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात आप धर्म की रक्षा करें तो धर्म आपकी रक्षा करेगा. अरेस्ट किया? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सर ये बाइक को किसी ने प्लान किया हुआ था. मोटरसाइकिल उनके पास 2 साल से थी नहीं. व्हाट नॉनसेंस. बोलो जय सिया राम. जय सिया राम. जय सिया राम. बोल, बम ब्लास्ट में तेरा हाथ आ गया है. बोल, मार इसे. जय सिया राम. सर साध्वी को अरेस्ट किया है. रिपोर्ट हमारे पास है. उनके अलावा मेजर रमेश दे, रामजी कालसंगरा, सम्राट सिंह और समीर देशपांडे हमारी हिरासत में. देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें मिलिट्री ग्रेड के एक्सप्लोजिव यूज किए गए थे. इसी महीने दिल्ली में हुए ब्लास्ट में भी और पिछली फरवरी में हुए समझौता ब्लास्ट में भी यही मिलिट्री ग्रेड के एक्सप्लोजिव यूज किए गए थे. इतनी बड़ी क्वांटिटी में इनको मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव मिल कहां से रहे हैं? राकेश, आईएसआई की टीम हाफिज सईद को मुरीद की में रेगुलर मिल रही है. रूट्स अलग अलग हैं लेकिन मीटिंग्स रेगुलर हो रही हैं. और नमक के रास्ते कुछ भिजवा रहे हैं. मतलब रन ऑफ कच्छ या कुछ और मतलब है इसका. आदित्य सर, साध्वी विद्या और कई सारे लोग अरेस्ट किए गए हैं सर. आइए, जरा संभाल के आइएगा मोहतरमा जी. ये दीवारें, ये छत, ये खंबे, इनकी हालत काफी खस्ता मालूम होती है. जो है आपके सामने है मोहतरमा. बाकी इतनी खस्ता भी नहीं. पुरानी तो है. मैं आपके लिए किराया कम करवा दूंगा. दुरुस्त है. हुजूर, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? जी फरमाइए. करेंगे क्या यहाँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा, वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी में. दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट वेयर योर आईक्यू इज टेस्टेड बिफोर सिलेक्शन. मुंबई एटीएस के मुताबिक उन्होंने मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव सप्लाई किया हो सकता है. इट्स अ सीरियस एलिगेशन, और वो भी उसके बारे में जो इंटेलिजेंस है. पर आपको अगर ऐसा लगता है तो वी विल इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑफिसर. सॉरी सर, मैटर आपके हाथ से निकल चुका है. इट्स अ मच लार्जर कॉन्स्पिरेसी. हमें अविनाश की कस्टडी चाहिए. एटीएस और आईबी दोनों अविनाश को थॉरली इंटेरोगेट करना चाहते हैं. कल एसोसिएट जनेजा, एमआई डायरेक्टरेट, आर्मी हेडक्वार्टर. मालेगांव ब्लास्ट के बारे में कुछ बात करनी थी. वेल, इन दैट केस
आर्मी चीफ पहले डायरेक्टली पीएम से बात करेंगे। सर औहदे में मैं उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन ऑर्डर सीधा ऊपर से आए। प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का भी यही मानना है। अपना सारा सामान दे दो। फोन भी। घर पे कॉल करूं? इट वॉन्ट टेक मच टाइम अविनाश, रूटीन इन्वेस्टिगेशन। यस। दिल्ली और मालेगांव ब्लास्ट के बारे में क्या जानते हो? मैं जो कुछ भी जानता था मेरी रिपोर्ट मैंने मेरे सीईओ को सबमिट कर दी। जिस साध्वी विद्या ने तुम्हें डोनेशन दिए थे वो इस ब्लास्ट में शामिल है। जय सियाराम। जय सियाराम। अविनाश, जस्ट एक्सेप्ट इट। व्हाट? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सर, को नहीं निकलना चाहिए। ओके सर। हेलो। हेलो राकेश। जी मैम। हाय, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू गेट इन टच विद अविनाश। आपकी कुछ बात हुई थी क्या उनसे आज? ही इज नॉट पिकिंग अप माय कॉल्स। नहीं मैम, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, बट डोंट वरी, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ओके प्लीज बता दीजिए। आई एम वेटिंग। थैंक यू। हाँ राकेश। हेलो मैम, सर को रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए हैं। एज सून एज इज फ्री ही विल कॉल यू। इन्वेस्टिगेशन? ये अभिनव भारत क्या है? ये वही ऑपरेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक आर्मी ऑफिसर है जिस ऑपरेशन को लीड कर रहा है। कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं सर। क्या नाम है उसका? अविनाश पटवर्धन। अविनाश? जरा नाम फिर से बताना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उस एंगल को देखिए जिस पर हमने चर्चा की है। सैफरन टेरर एग्जिस्ट्स। आई एम टेलिंग यू। मैं 4 दिनों से बोल रहा हूं। अली हदीद और इंडियन मुजाहिदीन ने मिलकर यह धमाका किया था। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? आई एम एन आर्मी मैन, नॉट अ ब्लडी टेररिस्ट। मगर तुम कट्टर हिंदुवादी तो हो। मेरे हिंदू होने से क्यों फर्क पड़ रहा? आप भी तो हैं, बाहर जितने हैं सब हैं। मगर हमारा फोटो किसी कट्टर हिंदुवादी संगठन के नेताओं के साथ नहीं है। और ये ब्लास्ट तुमने औरों के साथ मिलकर ये ब्लास्ट प्लान किया है। एंड डोंट फॉरगेट, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव का एक्सेस तुम जैसे ब्लडी ऑफिसर्स के पास होता है। मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव का हिसाब रखा जाता है। एंड यू नो दैट सर। 60 kg एक्सप्लोसिव कश्मीर से तुमने मंगवाया। पहले समझौता, फिर उसके बाद दिल्ली और मालेगांव। बाकी का कहां है? तो ये कॉन्स्पिरेसी पक रही है मेरे खिलाफ, वो भी एक फोटो के आधार पर। फिर तो आपको मेरी बात झूठी ही लगेगी। तुम झूठ ही बोल रहे हो और कॉन्स्पिरेसी हम नहीं, तुम बता रहे हो। इट्स अ क्लियर केस ऑफ हिंदू टेरर। सर, हम उसे और नहीं रख सकते। इट्स ऑल ऑफ रिकॉर्ड। सर, वी विल हैव टू हैंड हिम ओवर टू ATS। राकेश, कहाँ है अविनाश? किसी के पास कोई जवाब क्यों नहीं है?
डीजी MI ऑफिस हर जगह जाकर आए, किसी को पता नहीं अविनाश कहाँ है। दिस कैनॉट बी अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन राकेश। प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। मैम मैं आपको यही बताने आया था कि ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। अविनाश सर को ATS को हैंडओवर कर दिया गया है। कुछ तो गड़बड़ है मैम। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। आई विल फिगर आउट और आपको जल्द से जल्द बताता हूँ। आई एम वेटिंग जस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। कहीं बोल लगा। नो सर, इंडियन आर्मी का अफसर है, इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगा। 6 दिन से लगे। कहीं बोल रहा तो ठीक, नहीं तो बेल मिल जाएगी इसको। प्रयत्न करते सर। जिन ATS ऑफिसर्स ने कभी अविनाश सर से मिलिट्री इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली थी, वही ATS ऑफिसर्स अब पॉलिटिकल प्रेशर में आकर अविनाश को टॉर्चर कर रहे हैं। कर्नल अविनाश पटवर्धन को आज मालेगांव ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है और ATS को सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि कर्नल अविनाश पटवर्धन और अभिनव भारत ने मिलकर ये मालेगांव ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। अविनाश पटवर्धन के साथ पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा कि किस हद तक वो इसमें इन्वॉल्व थे। ATS को कुछ ऐसे सबूत और लिंक्स मिले हैं जिससे उन्हें लगता है कि ये केस में उनकी मदद करेगी। अभी आई तुला अशा अवस्थेत आधी कधी पाहिलं नाहीये रे। तुझे बाबा नेहमी म्हणायचे, जो सत्य का साथ नहीं छोड़ता, सत्य उसका हाथ नहीं छोड़ता। काळजी घे बाळा। नैना ठीक है? पूजा कैसी? सब ठीक है। आणि तू कशी आहेस? तुम जब महीनों मिशन पे जाते थे ना अभी, कभी ये डर नहीं लगा कि अब क्या होगा? मैं हमेशा तैयार थी, लेकिन आज तुम्हें ऐसा देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये 10 दिवस मी कसे काढलेत मी तुला काय सांगू रे। 247 घंटे 17 मिनट 12 सेकंड। अपना ख्याल रखना। अकेले नहीं हो तुम, हम सब हैं। और जिस हद तक लड़ना पड़े ना अभी हम लड़ेंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना। ये तुम्हें मैं बात कर लूंगी। आई आई कॉल यू लेटर। हाँ, चाय? क्या हुआ? मेरी अगली पोस्टिंग हुई है। कहाँ? कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी तुम्हारी। वहां तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बना लिए होंगे तुमने। क्या क्या किया वहां पे? क्या क्या किया वहां पे? वेलकम टू कश्मीर अविनाश। थैंक यू सर।
कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का लादरवन गांव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलओसी के काफी करीब होने के कारण ये गांव टेररिस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आर्मी का पूरा ध्यान इस गांव पे होता है। आर्मी से पहले से ही नाराज कश्मीरी इस गांव के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है। और अगर हमें इन लोगों के दिल में जगह बनानी है तो हमें इनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना होगा। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को कश्मीर में ड्यूटी करते वक्त बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। लाइन ऑफ ड्यूटी में अक्सर ऑफिसर मुश्किलात में पड़ जाते हैं, कभी डबल एजेंट्स के कारण तो कभी स्टोन पेल्टिंग के कारण। तब उस अफसर को अपनी जान अकेले ही लड़नी पड़ती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, द लाइन बिटवीन लीगल एंड इलीगल एक्टिविटी इज ब्लर्ड। हर ऑफिसर को कश्मीर में कभी न कभी वो लाइन क्रॉस करके अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। अल्फा टू डेल्टा, 3 आतंकवादी लादरवान के नॉर्थ ईस्ट में हथियार के साथ जंगल में छुपे बैठे हैं। ओवर। अविनाश! तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। तुम्हारे ऑफिसर कंप्यूटर के एक एक फाइल की जांच पड़ताल हमने शुरू कर दी है। अगर कुछ मिल गया, पूरे बस हो गए। सर ये फाइल। अपने कुछ काम का है इसमें? हाँ, बहुत कुछ है इसमें, अगर आप जानना चाहें तो। क्या है? क्या क्या है? समझौता एक्सप्रेस दिल्ली और मालेगांव सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने लाहौर में एक ड्राई फ्रूट होलसेलर को बताया था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इंटेल ये है कि दोनों तरफ के बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आप पढ़िए इसे, कुछ समझ जाएंगे। 1 जनवरी 2006, नए साल के पहले ही दिन मैडम के कहने पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी हेडक्वार्टर में समय से पहले ही पहुंच गए थे। तो उधर जनरल मुशर्रफ ने भी फौज के आला अफसरों और सियासी लोगों की मीटिंग बुलाई थी। दोनों तरफ के संतरी और मंत्री सोच रहे थे कि मसला है तो है क्या। मैडम ने हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए अपनी पार्टी की चुनावी समस्याओं के बारे में बात की। आज नए साल का पहला दिन है। A good day to discuss Indian secular party and country's issues. तो उधर मुशर्रफ साहब ने दावत के दौरान बताया कि चाइना और हिंदुस्तान के बाद तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मुकद्दर और मुस्तकबिल अब सभी लोगों के हाथों में है। भारत में बीएलपी जोर पकड़ रही थी। बीएलपी और इंडियन सेक्युलर पार्टी के बीच अब सिर्फ 7 सीटों का फासला बचा था। मैडम बीएलपी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना चाहती थी। Let's elect vice president from minority, ताकि उन लोगों को भी लगे कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उन लोगों के बारे में भी सोचती है। But I don't think that's enough. We need to control BLP's popularity. और उसके लिए हमें उन लोगों के खिलाफ उनका ही वेपन यूज करना पड़ेगा। तो वहीं पाकिस्तान में मुशर्रफ फिर से अपनी ताकत का परचम लहराना चाहते थे। हिंदुस्तान को इतना सा भी मौका नहीं देना है, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान के कोने कोने को हम लहू लुहान नहीं करते तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। लेकिन परवेज मुशर्रफ खुश नहीं थे। बेनजीर मुल्क में आकर इलेक्शन लड़ना चाहती है और यूएस भी इस बात पर प्रेशर कर रहा है कि वो मुल्क वापस आ जाएं और उन्हें सियासी फ्रीडम भी मिले। अगर वो इलेक्शन जीत गई, क्यों ना आप खुद उनसे बात करें और क्लियरली मुकर्रर करें उन्हें कितनी आजादी मिलेगी। हाँ, सर मैं जानता हूं आप तवज्जो नहीं देना चाहते, पर इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का आर्मी और हर तरफ से भरोसा खत्म होते जा रहा है सर।
क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, एक तरफ डॉक्टर AQ खान की नेशनल टेलीविजन पर सरेआम बेइज्जती की गई है, वो लोगों को खटक गई सर। और दूसरी तरफ अख्तर पुख्ती का एनकाउंटर, चीफ जस्टिस की बर्खास्तगी और जिस तरीके से SSG ने लाल मस्जिद में 154 जिहादियों को मारा सर, उससे अवाम में अलग अलग सेंटिमेंट्स उठ रहे हैं। इनफैक्ट लोग समझते हैं कि आने वाले इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर नहीं होने वाले। माफ कीजिएगा सर, पर इसीलिए लोगों की नजर में बेनजीर का पलड़ा भारी होते जा रहा है। और बेनजीर ये जानती है सर। हेलो, आज तरी लवकर याल का? हाँ निघालो निघालो. त्या एसी वाल्याशी बोललात का? बोलतो ठेव. गाड़ी काढ. हर मुल्क के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है, वरना आर्मी की डिक्टेटरशिप चलती रहेगी। मैं बस ये देखना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान आर्मी फेयर इलेक्शंस करवाती है या नहीं। अवाम चाहती है कि मैं इलेक्शंस लड़ूं और जीतूं, लेकिन हमारे टर्म्स पर। शर्तें हमारी भी हैं, लेकिन क्या आपके वजीर आजम को पसंद आएंगी? सर, वो वापस आने के लिए बहुत बेसब्र है, लेकिन ISI पे भरोसा नहीं कर रही है। शायद पाकिस्तान से दूर रहकर वो ये बात भूल चुकी है, इस मुल्क में 2 से ज्यादा दफा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। सर, मैं जानता हूं, पर ये रूल आप पार्लियामेंट में वापस ले सकते हैं सर, जो मैं ऑलरेडी उसे कमिट कर चुका हूं सर। अब वो आपसे बात करना चाहती है। वालेकुम अस्सलाम। आपके और आपके शौहर के करप्शन के मामलों के सारे सबूत हैं हमारे पास, और हाँ, आपके स्विस बैंक के अकाउंट्स की भी डिटेल है सारी हमारे पास। ये झूठे करप्शन केसेस मैनेज करना तो आपके दाएं हाथ का खेल है, आप ये आसानी से हैंडल कर सकते हैं। खैर, हाँ, बह रही हमारी बात, तो हमारी सारी बातें बेशर्तें मंजूर करनी ही होंगी आपको। अगर आप इलेक्शंस जीतकर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, फॉरेन डिफेंस और न्यूक्लियर पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ आर्मी कंट्रोल करेगी, और मुझे आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। शायद मेरी शर्तें पसंद नहीं आ रही हैं आपको, है ना? लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, ये आपके जो अपने अमेरिकन दोस्त हैं ना, उन पर भरोसा रखना बेवकूफी होगी। और इस वहम में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि US अपनी टर्म्स कंडीशन पाकिस्तान पर थोपेगी, क्योंकि पाकिस्तान ये कोई मिडिल ईस्ट का छोटा मुल्क नहीं है। इस मुल्क में कदम रखते ही सलाखों के पीछे होंगे आप। एजाज जी, बेनजीर मुल्क में वापस आ रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उथल पुथल मची है। मुशर्रफ को मालूम है कि आने वाले इलेक्शन में बेनजीर का पलड़ा भारी होगा, फिर भी उन्होंने बेनजीर के खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप करके उन्हें पाकिस्तान फिर से बुलवाया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमेरिकन इंटेल के मुताबिक शेख साहब यानी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में अभी भी छुपा हुआ है, और शायद उसकी ही मदद से मुशर्रफ ने बेनजीर की हत्या करवाई है। भारत में हिंदू समर्पित संगठन जोर पकड़ने लगे हैं, लोगों में हिंदुत्व की भावनाएं जागृत होने लगी हैं। इसके कारण रूलिंग पार्टी को परेशानी हो रही है।
हिंदू टेरर का नाम लेकर लोगों को भड़काया जा सकता है। Nonsense. This file doesn't make any sense to me. अविनाश, तुम बच नहीं पाओगे। I will make sure that you will go to hell. एक आदमी है दाऊद उर्फ डेविड हेडली। अभी हाल ही में हमने उन्हें हिंदुस्तान के छोटे बड़े शहरों का मुआयना करने के लिए भेजा। फाइनली हम अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुंबई होनी चाहिए। उसके दो रीजंस हैं। एक, मुंबई जाना बहुत आसान है, और दूसरा, इस धमाके के सिर्फ 3 मिनट 36 सेकंड में ये इंसिडेंट पूरी दुनिया में हंगामा क्रिएट कर देगा और सारी दुनिया की नजरें मुंबई पर होंगी, जो हमारे लिए फायदेमंद है। लियोपोल्ड कैफे, सीएसटी स्टेशन, द ताजमहल पैलेस होटल, द ओबरॉय ट्राइडेंट, सिद्धिविनायक टेम्पल, नरिमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और आखिर में सेंट जेवियर्स कॉलेज। इन टारगेट्स को चुना गया है इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ज्यादातर फॉरेनर्स, खास करके अमेरिकन, यूरोपियंस और रूस का लगातार ऐसी जगहों पर आना जाना लगा रहता है। सर, हमने 40 फिदाइंस को ट्रेनिंग दिलवाई और उनमें से हमने 20 को चुना और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमने उन्हें अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अफगानिस्तान, सुडान, सीरिया और कश्मीर भेजा। अफसोस की उसमें से 11 शहीद हो गए, लेकिन 9 जिहादी बचे हैं। लेकिन ये जो 9 जिहादी हैं, ये हाईली ट्रेंड हैं और किसी भी वक्त कुर्बानी के लिए तैयार हैं। एक और बहुत खास बात जो मैं आप लोगों को बताना अपना फर्ज समझता हूं, इन ऑपरेशन के दौरान हमने ऑब्जर्व किया कि 9 के 9 बंदों में से एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस मिशन को लीड कर सके। और तभी सर के सजेशंस पर शेख साहब ने हमें इस्माइल का नाम रिकमेंड किया एंड आई, एज गिवन द अथॉरिटी बाय माय हाई कमांड, चोज इस्माइल टू लीड दैट ऑपरेशन। ये हमारा जनाब तशरीफ लाइए जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत? जी। आप सबसे अलहदा क्यों खड़े हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल आमिर का साहब। अब हाथ रखिए। मेरे बच्चों, इससे पहले कि आप लोग जिहाद के रास्ते पर निकल पड़ो, मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हिंदुस्तानी काफिर हमारे भाइयों, बहनों और छोटे छोटे मासूम बच्चों को कश्मीर और तमाम हिंदुस्तान में आए दिन कत्ल कर रहे हैं। हमें बदला लेना होगा, किसी को नहीं बख्शना। एक बात याद रखिए, ऊपर वाले ने इस नेक काम के लिए आप लोगों को चुना है और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सब खुदा के लिए कुर्बान हो जाएं। इंशाअल्लाह। जब गोलियां खत्म हो जाएं और आखिरी गोली बाकी हो, तो खुदा का नाम लेकर शहीद हो जाना है। आप जैसे बंदों के लिए एक खास जगह इख्तियार की है ऊपर वाले ने, जन्नत में। जो ऐशो आराम आपको यहां नहीं मिल सकते, वो वहां मिलेंगे। 72 हूरे आपकी खुशामदीद में वहां आपका इंतजार कर रही हैं। जब आप
इस नेक काम को अंजाम दे रहे होंगे तो सारी दुनिया के मुसलमानों की नजर आप पर होगी और आप लोग 9/11 के शहीदों से ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपकी इस नेकनामी से, इस कुर्बानी से आपकी अम्मी को तारीफें मिलेंगी। तो क्या आप लोग अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? नाराए तकबीर। कैसी जा रही है इन्वेस्टिगेशन करमरकर साहब? जी काफी आगे निकल चुके हैं हम। 12 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है जो अलग अलग हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे। उनकी कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। सिर्फ कोशिश ही नहीं, आपको इन सारी कड़ियों को जोड़ना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाइए। यस सर, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड डोंट वरी, मैडम से आपके बारे में बात हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम खुद क्रिश्चियन है तो सारे क्रिश्चियन वोट उन्हीं को मिलेंगे और हमारे पीएम साहब को सारे सिख वोट मिलेंगे। लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार को बुला चुके हैं। अविनाश जेल में है और उसके साथ जो हिंदू लीडर्स मालेगांव केस में इन्वॉल्व थे वो भी जेल में है। करमरकर से रोज मेरी बातचीत हो रही है। केस बरसों चलेगा। हिंदू टेरर का नैरेटिव भी अब लोगों के सामने आ चुका है। ये बात मुस्लिम्स को हमारी तरफ खींचेगी। इंडियन सेक्युलर पार्टी में वोटों की राजनीति चालू थी और इस चालू राजनीति में एक ईमानदार देशभक्त आर्मी ऑफिसर को बलि चढ़ाया जा रहा था। इस हमले की इंटेल अविनाश ने पहले ही एटीएस को दे दी थी, लेकिन गंदी राजनीति हमेशा देश कल्याण के विरुद्ध होती है। जो फाइल पाकिस्तानी आतंकवादी हमले को रोक सकती थी, वो फाइल रद्दी फाइलों के ढेर में कचरे की तरह पड़ी थी। और इस तरह हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी थी। यूं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होने जा रहा हो। वो मैच जिसका सब कुछ पहले से ही फिक्स था। जनाब, हमारे बच्चों ने हिंदुस्तानी बोर्ड कब्जा कर लिया है। अब बात कर। हफीज साहब, ये ऑपरेशन नाक का है। हम यहाँ इमरजेंसी में मशवरा देने आए, किसी से कम्युनिकेट करने। जिहाद शुरू हो चुका है जनाब। माशाल्लाह। Breaking news! Gunman opens fires at CST station. Is it a gang war or is it a terror attack? Yes, you heard it right. It is a terror attack. I repeat, it's a terror attack. कोलाबा पुलिस को पहले लगा कि लियोपोल्ड कैफे पर की गई फायरिंग की वजह गैंग वॉर हो सकती है, लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक ये कोई गैंग वॉर नहीं, ये एक आतंकी हमला है।
आतंकवादियों को देखकर लग रहा है कि ये एक प्लान्ड हमला है। माफ कीजिएगा, एक बुरी खबर। एटीएस के चीफ करमरकर, एसीपी आलोक कामत और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजय सालस्कर आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। पहले सीएसटी पर फायरिंग, फिर कामा हॉस्पिटल के बाहर 3 दिग्गज ऑफिसर्स को मार दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 दिग्गज ऑफिसर्स को मार दिया गया है। हाँ बोलो। सर, करमरकर मारा गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलिस की क्वालिस लेकर टेररिस्ट फरार। अब तक पता नहीं चला है कि ये टेररिस्ट कहां से आए हैं, कौन सा मजहब है इनका, मुसलमान है या हिंदू। What is happening in Mumbai? The terrorists have entered and captured the Heritage Wing and the new tower, and they have taken dozens of foreign national hostages. हिंदुस्तानियों को जरा भी अकल होती तो ये ब्रॉडकास्ट बंद करवाते। आप इस्माइल और कसाब को इंस्ट्रक्शन दिलवाइए कि मीडिया पर ओपन फायर करते हैं। गिरगांव पुलिस ने मुंबई के चौपाटी इलाके में नाकाबंदी लगाकर रखी है। कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने एक स्क्वाडा को हाईजैक किया है और वो इसी तरफ आ रही है। पुलिस के कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। What Constable Tukaram Omle from the Girgaon police station has reportedly lost his life. Yes, he lost his life, but has managed to capture one of the gunmen and terrorist alive. लेकिन उन्होंने अपनी ना सोचते हुए एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा। 10 में से 2 लोग पकड़े गए। कोई बात नहीं है हुजूर, 8 अभी बाकी हैं जो 80 के बराबर है। हिंदुस्तान को खैर देखना अभी बाकी है। After a lot of pressure, the Home Minister had called upon the Marine Commandos and the NSG Commandos. NSG कमांडोज को एयरपोर्ट से ताज तक पहुंचने को 45 मिनट लगेंगे। इतने डॉलर्स जाया करने के बावजूद भी एक लाठी वाले कांस्टेबल ने कोई आईएसआई को एक्सपोज करके रख दिया। मैच फिक्सिंग मतलब दोनों तरफ के बेईमान खिलाड़ी। कारगिल की हार का बदला यानी इंडिया पे 26/11 का अटैक करके मुशर्रफ की बैटिंग। और हिंदुस्तान की सरकार इस अटैक को रोकने के बजाय कैच पे कैच मिस किए जा रही थी। इंडियन डेलीगेशन को नो नेटवर्क में अटकाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान को रिटायर्ड हर्ट कर रहा था। मीडिया उस इर्रिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार अंपायर की तरह था जो ये बताने में लगा था कि ये मैच फिक्स नहीं है। हफीज सईद और कर्नल इमाम की कोचिंग से निकले 10 आतंकवादियों ने एक टेस्ट मैच की तरह 4 दिन तक मुंबई पे हमला करके उसे घुटनों पे ला दिया। हिंदुस्तान बुरी तरह से हार रहा था, लेकिन शहीद तुकाराम ओमले और एनएसजी कमांडोज ने आखिरी पारी ऐसी खेली कि इंडिया पाकिस्तान के इस फिक्स्ड मैच को पलटकर मैच ड्रॉ कर दिया। But 26 November 2008 is one of the biggest tragedies of independent India. अटैक के बारे में सुना कि नहीं? सुना सर, ड्यूटी पे हवलदार ने बताया। करमरकर मारा गया, बहुत खुश हो गया। मिठाई उठाई बांटी कि नहीं? यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर मारा गया, दुख की बात है। कुड हैव बीन अवॉइडेड सर। इंडिया पे हुआ आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। कौन है इसके पीछे? क्या इस हमले की इंटेल हमारे गवर्नमेंट को नहीं थी? बार बार यही सवाल इंडिया की जनता रूलिंग पार्टी से पूछ रही है। ऑपोजिशन पार्टी I'm sure there will be repercussions, gentlemen. आप लोगों ने बहुत मेहनत की और इससे बेहतर फिदाइन ऑपरेशन हो नहीं सकता था। अब बाकी रही छोटी मोटी गलतियों की बात, उसका जवाब आईएसआई को देने की जिम्मेदारी मेरी। अल्लाह हाफिज। अशफाक, वो लड़का जिंदा पकड़ा नहीं जाना चाहिए था, वरना हमारा ये ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता। जी सर। So, लेकिन I'm in touch with Alpha. इंडियन पार्लियामेंट में
हिंदू टेरर का नैरेटिव पेश किया जाएगा। अगले साल वहां इलेक्शंस है, रूलिंग पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए हमारे इसी नैरेटिव की जरूरत पड़ेगी सर। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करमरकर जैसा आउटस्टैंडिंग ऑफिसर मारा गया। हमें उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित करना चाहिए। सर, वी आर रेडी टू गिव पाकिस्तान ए बेफिटिंग रिप्लाई। वी नीड योर परमिशन। हम लोग उनके टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे भी पार्लियामेंट में हुए हमले के बाद अगर हम उन्हें जवाब दे देते तो जो कुछ मुंबई में हुआ वो नहीं होता। 6 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन है। अगर हम उन्हें जवाब देते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे। अगर जंग छिड़ती है तो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स भी बढ़ेंगे। 26/11 के बाद ISI में सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे। ये हमला 9/11 से भी बड़ा था सर। 9/11 तो सिर्फ 2 घंटे चला था, लेकिन 26/11 4 दिनों तक चला है। अब एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा रेलेवेंट हो जाएगा। वेस्टर्न वर्ल्ड उनसे सवाल पूछेगा, लेकिन वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। दे आर मास्टर इन दैट। जिहादियों पर लगाम डालने के ऑर्डर्स मिलेंगे उन्हें, और फिर कुछ महीनों के लिए दे विल हैव टू स्लो डाउन, दैट्स इट। उसके बाद फिर से ऐसे ही आतंकी हमले होंगे सर। You don't think it's a case of Hindu terror? अगर कसाब को जिंदा हिरासत में ना लिया जाता तो आज हमारे ही कुछ पॉलिटिशियन इसे अभिनव भारत की साजिश बताते। और आपको क्या लगता है सर, समझौता, मालेगांव, दिल्ली और सारे बम ब्लास्ट क्यों करवाए गए थे? ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक नए तरह के नैरेटिव को जन्म देने की। सैफरन टेरर। इतिहास याद रखेगा तुकाराम ओम्बले को, जिसने ऐसा होने नहीं दिया। ये देश कभी भी उनका कर्ज चुका नहीं पाएगा। शायद ही किसी को मालूम होगा कि वो एक सामी मैन थे। मैं ये मानता हूं कि उस रात उनके अंदर वो हौसला उनकी आर्मी की इतने सालों की ट्रेनिंग की वजह से था। आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो आपके पास इसका कोई इंटेल नहीं था? पूरी फाइल थी इस पर, लेकिन अब वो फाइल कहीं धुल खा रही होगी। आई एम नॉट सरप्राइज विद द अटैक, आई एम सरप्राइज विद द मैग्नीट्यूड ऑफ अटैक। आई थिंक वी हैव मिस्ड सम लिंक समवेयर। I feel I have let down the country. बात मेरी नहीं थी सर, बात देश की थी। मकोका के चार्जेस लगा दिए। मकोका म्हणजे? महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। मतलब ये ऑर्गेनाइज क्राइम क्रिमिनल्स, इनको रोकने के लिए और टेररिस्ट, आतंकवादी, इनके लिए बनाया गया है। काय? अविनाश एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है, ओके? कोई टेररिस्ट नहीं है। ये सरकारचा डोका ठिकाणा वाले का टेररिस्ट म्हणे। अनु अनुराधा ने अपने पति अविनाश पटवर्धन को बचाने के लिए मानव अधिकार समिति को बहुत सारी याचिकाएं भेजी, परंतु इन याचिकाओं का कोई नतीजा नहीं निकला। अत्याचार, यंत्रणा और भ्रष्ट व्यवस्था के बावजूद अविनाश टूटा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इस देश को उसकी जरूरत है। तो फिर आपने क्या सोचा सर? सोचना क्या है, जिस दिन यहाँ से बाहर निकलूंगा अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। आपको तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया सर। अविनाश ने अपने हृदय पे लिख दिया था, भाग्य और भगवान के बीच है भारत, और इस भारत की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। कर्नल अविनाश पटवर्धन अपनी आत्मा को साक्षी मानते हुए खुद से संकल्प करता हूं कि मेरी आखिरी सांस तक मैं अपनी मातृभूमि की, मेरी संस्कृति की और प्राकृतिक संपदा की रक्षा करूंगा। दुर्भाग्य से अगर मैं इन कर्तव्यों का पालन नहीं कर सका तो मेरे इस प्राण का नाश हो। अपने आप से किया हुआ यह संकल्प पूर्ण हो, बस यही भारत मां से प्रार्थना।